नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, 2024 के जनरल इलेक्शंस में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी बेशक बहुमत तक नहीं पहुंच पाई और 400 पार का उसका नारा भी धराशायी हो गया। वो पूर्ण बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई, जबकि वो चाह रही थी कि उसे 2/3 बहुमत मिल जाए ताकि जो भी परिवर्तन संविधान में वो करना चाहती है वो कर सके। लेकिन ये हो न सका क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और अखिलेश यादव की टीम ने बढ़िया परफॉर्म किया, महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्म किया, तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अच्छा परफॉर्म किया और कुछ दक्षिणी राज्यों में भी इंडिया का, या यूँ कहें कि कांग्रेस का भी जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा था और उसने बीजेपी को 240 के आसपास रोक दिया। फिर उसे जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी पड़ी। लेकिन अब जिस तरह की तोड़फोड़ वो कर रही है विभिन्न दलों में, उससे ऐसा लग रहा है कि वो कम से कम चाह रही है कि जितनी जल्दी हो सके तो 2027 तक और नहीं तो 28 तक ऐसी सूरत हाल बना दे जिसमें उसके पास अपने तो 244 सांसद रहे ही और कुछ दूसरी पार्टी से आकर मिल जाए, मर्जर हो जाए तो अलग बात है। अन्यथा एनडीए की संख्या 362 के ऊपर चली जाए, जो कि 543 सांसदों की लोकसभा में 2/3 होता है। तो 2/3 बहुमत के लिए वो ज़बरदस्त तरीके से हाथ पैर मार रही है। और अभी जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की टूट हो रही है, उसमें एक बड़ी विभाजन हो रहा है, जिससे अभी तक ये कहा जा रहा है कि संभव है कि 20 सांसद एकजुट हो गए हैं एनडीए में एक अलग ब्लॉक के रूप में शामिल होने में। अगर ऐसा है तो 292 की संख्या 312 तक सीधे पहुंच सकती है एनडीए की, और फिर फासला रह जाता है लगभग 50 और सांसदों की। तो बीजेपी का टारगेट 362 363 है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, जिसका मतलब ये हुआ कि अभी तृणमूल कांग्रेस में जो उसके 28 सांसद थे उसमें से 20 को तोड़ा है। हो सकता है कि आगे चलकर उन 8 में से भी कुछ सांसद और टूट कर आ जाएं। फिर उसके बाद जो देश भर में बिखरी छोटी मोटी पार्टियां हैं, उनको तोड़ने का अभियान निश्चित रूप से बीजेपी और मोदी सरकार चलाएगी। उसके एजेंडे पर जो इसका पूरा एजेंडा है, ये जो 2/3 बहुमत का जुगाड़ है, इस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो वो करना चाहती है, किस लिए आखिरकार वो 2/3 बहुमत की जुगाड़ में है, उसके 3-4 बड़े इश्यूज हैं जिस पर वो काम कर रही है। एक तो ये कि वो कोशिश कर रही थी कि डिलिमिटेशन बिल पास हो जाए, जो कि 2/3 बहुमत न होने की वजह से पास नहीं हो सका। अब डिलिमिटेशन बिल से मोदी सरकार की, बीजेपी की बड़ी उम्मीदें हैं। वो पूरे देश का मानचित्र ही देना चाहती हैं। उसका जो राजनीतिक नक्शा है उसको इस तरह से रीड्रॉ करना चाहती है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी, ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसी इस तरह से बना दी जाए जिसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय लोगों की संख्या है उसको इस तरह से तितर बितर कर दिया जाए कि बीजेपी आराम से 300-350 सीटें हिंदू पोलराइजेशन के आधार पर जीत सके, जैसा कि उसने जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर में जम्मू की सीटें बढ़ा दी और उससे उसको लाभ हुआ जम्मू कश्मीर में। इसी तरह से असम में उसने 12 या 13 सीटें इस तरह से डिलिमिटेशन के जरिए अलग थलग कर ली, जहां पर मुस्लिम समुदाय का बहुमत था लेकिन अब नहीं रहा, और उन 12-13 सीटों को जीतना भी उसके लिए आसान हो गया। तो पूरे देश को डिलिमिटेशन के जरिए
इस तरह से बांट देना है कि वो उसमें जो हिंदुओं का बहुमत हर ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसीज में हो जाए और मुसलमानों की या अल्पसंख्यकों की संख्या इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड हो जाए ताकि वो निर्णायक न रह जाएं कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो ये उसका एक प्लान है, एक एजेंडा है और घोषित एजेंडा है। लेकिन जब तक उसके पास 2/3 बहुमत नहीं होगा वो ऐसा नहीं कर पाएगी और इसलिए वो 2/3 बहुमत जुगाड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही। एक तो ये है। दूसरा है वन नेशन वन इलेक्शन। ये भी उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उसके, क्योंकि उसे लगता है कि अगर एक चुनाव होंगे तो इस तरह से जो डिवीज़न होता है वोटों का या मुद्दों का, उसमें बीजेपी को एडवांटेज रहेगा और बीजेपी के लिए जीत को सुनिश्चित करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, 129th अमेंडमेंट बिल है 2024 से इसको वो कोशिश कर रही है लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव के साथ कराने के लिए संविधान के आर्टिकल 83 और 172 में बदलाव करना होगा, जिस पर एक रिपोर्ट जेपीसी की आ चुकी है, जिसमें बहुत सारे फ़ायदे गिनाए गए। हालांकि फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है, लेकिन इसमें 2/3 बहुमत वाला संवैधानिक संशोधन चाहिए जो अभी वो नहीं कर सकती है, लेकिन वो 1.5 साल में ये हासिल करना चाहती है। तीसरा जो मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में पहले से है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, लेकिन पूर्ण यूसीसी लागू करने के लिए नया कानून लाना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। ये संविधान संशोधन विधेयक होगा और जब संविधान संशोधन विधेयक होता है तो फिर उसमें 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। कई राज्यों ने यूसीसी कानून बना दिए हैं, जैसे उत्तराखंड में बन चुका है, कई और राज्यों में बन चुका है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसे लागू करना है तो लोकसभा के जरिए ही लोकसभा में कानून पारित करके ही किया जा सकता है और इसके लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत है। फिर कई और ऐसे काम होते हैं जिसमें इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। राज्यों की संख्या बदलना है, बढ़ाना है, राज्यों की सीमाएं बदलनी हैं और चुनाव सुधार अगर कुछ अलग ढंग से करना है, जो कि मोदी सरकार का एक बड़ा एजेंडा है। चुनाव सुधार के नाम पर कुछ ऐसी चुनावी चीज़ें कर दी जाए जिससे बीजेपी की जीत और भी पक्की हो जाए। हालांकि ऐसे बहुत सारे उपाय वो पहले कर चुकी है। इसी तरह से एनआरसी, सीएए ये हैं। फिर एक फार्म लॉज भी हैं जिसको किसानों ने लड़ाई लड़के वापस करवा दिया था, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी उसे भूल गए होंगे। वो फिर हाजिर होंगे और फिर इसको कोशिश करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करना चाहते हैं। वुमेन्स बिल तो खैर पास हो गया है, अब उसको लागू करने की बात है, जो डिलिमिटेशन के बाद लागू करना चाहती है सरकार। हालांकि उसको अभी भी लागू किया जा सकता है और अभी जो राज्यों के चुनाव हैं उसमें भी लागू किया जा सकता है, लेकिन खेल मोदी जी के, शाह के दिमाग में दूसरा है। वो कुछ इस तरह से डिलिमिटेशन कर देना चाहते हैं कि हर चुनाव में एडवांटेज बीजेपी को रहे। तो ये एक बड़ा खेल चल रहा है जिसके तहत पार्टियों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है और इसमें हम जानते हैं कि 293 सीटें तो ऑलरेडी बीजेपी के पास या एनडीए के पास हैं, जिसमें 240 बीजेपी की हैं, टीडीपी की 16 हैं, जेडीयू की 12 है, शिवसेना की 7 है, लोक जनशक्ति पार्टी की रामविलास की जो है 5 हैं, जेडीएस की 2 हैं, जेएसपी जनसेना पार्टी की 2 हैं, आरएलडी की 2 हैं, एडीएस यानी अपना दल जो सोनी का है 1 है, असम गण परिषद का 1 है और आजसू अखिल झारखंड यूनियन का भी 1 सांसद है। तो इस तरह से 292 की संख्या तो उसके पास है। अब टीएमसी में जो टूट हुई है उससे उसकी उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं और उसे लग रहा है कि जब 20 एक झटके में एक पार्टी से आ सकती है
तो और भी पार्टियां निशाने पर क्यों न ली जाएं। और जब हम इस पे जाते हैं, अब बीजेपी की नज़रें जिन पार्टियों पर होगी उनमें से एक समाजवादी पार्टी है जिसके 37 सांसद हैं। अब अगर इनमें से 24-25 सांसदों को तोड़ने में बीजेपी कामयाब हो जाए, 2/3 सांसदों को, तो उसकी झोली भर जाती है, वो 2/3 बहुमत के और करीब पहुंच जाती है। इसके बाद नंबर आएगा शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी का, जिसके 9 सांसद हैं। इसमें भी फिर टूट हो सकती है। अभी तृणमूल कांग्रेस के 8 सांसद बाकी रह गए हैं, इनमें से भी तोड़े जा सकते हैं। CPIM टूटने से रहा। RJD के 4 सांसद हैं, उसमें से कुछ तोड़े जा सकते हैं। JMM के 3 सांसद हैं, उनको तोड़ा जा सकता है। CPI CPML के 2 सांसद हैं, लेकिन उनको तोड़ना संभव नहीं होगा। जो केरला कांग्रेस है उसके 2 सांसद हैं, वो भी टूट सकते हैं। बाप पार्टी है राजस्थान की, 1 सांसद है। MDM के 1 है, RLP 1 है, RSP 1 है, इंडिपेंडेंट 1 है। और इसके अलावा जो अदर अपोजिशन है जिसके 38 सांसद हैं, जिसमें DMK के 22 हैं और YSR कांग्रेस के 4 हैं, आप के 3 हैं। इसी तरह से AIMM के 1 है और अकाली दल का 1 है, UPPL का 1 है, ZPM का 1 है, इंडिपेंडेंट 2 हैं। तो ये जो एक तो इंडिया गठबंधन के साथ जो दल हैं उनमें से बहुत सारे तोड़े जाएंगे, और फिर इसके बाद जो अदर पार्टी हैं, जैसे DMK पहले इंडिया के साथ था, अब उसने अपने आप को अलग कर लिया, उसके 22 सांसद हैं। अब इसे भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। 12-15 सांसद यहाँ से भी तोड़ने की कोशिश होगी। डराना, धमकाना, लालच देना, कुछ भी ये हथकंडे ये सरकार आजमाती रही है, उन सब के ज़रिए ये तोड़ा जा सकता है। आपके अभी 6 सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को ऑलरेडी बीजेपी तोड़ चुकी है, तो आपके बाकी 3 जो सांसद हैं लोकसभा के, उनको भी टूटने में क्या दिक्कत होगी, वो भी टूट सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 20 सांसद तृणमूल कांग्रेस के आने के बाद जो NDA है उसकी संख्या 312 पहुंचती है। इसके बाद जो 50 की कमी रह जाती है वो इन तमाम दलों को तोड़कर जोड़ने की कोशिश होगी। और जिस एग्रेशन के साथ, जिस रणनीति के साथ और जिस जो बल है उसके पास ताकत है, चाहे वो मीडिया का बल हो, चुनाव आयोग का बल हो, सुप्रीम कोर्ट का बल हो, कारपोरेट का बल हो, ED CBI इनकम टैक्स का बल हो, पूरे तंत्र का बल हो, वो सारा बल लगा दिया जाए तो हो सकता है कि बीजेपी इसमें कामयाब हो जाए। और ये खतरा तमाम छोटे दलों को के सामने मंडरा रहा है। अब उनके सामने एक ही विकल्प है, अगर वो अपने आप को बचाना चाहते हैं तो उन्हें किसी बड़े दल के अंदर शामिल हो जाना चाहिए, अन्यथा उनके सांसद शिकार बनेंगे। जैसे कांग्रेस के 100 सांसद हैं, अब 100 में से 2/3 तोड़ना बहुत मुश्किल काम है बीजेपी के लिए, तो कांग्रेस को तोड़ने की बात वो नहीं सोचेगी। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि कांग्रेस में कुछ सांसदों को वो ललचा कर रखे और मतदान के दिन वो एब्सेंट हो जाए। हालांकि फिर कांग्रेस की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन अगर किसी बिल को पास करवाने के लिए वो ये खेल खेल लें कि उस दिन जो सदन की संख्या है, सदन में उपस्थित सांसदों की संख्या है, 543 से घट के 500 के आसपास हो जाए या उससे कम हो जाए, तो फिर वो जितना थोड़ा कम भी होगा तब भी वो बिल पास कराने की स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि 2/3 बहुमत सदन में उपस्थित सांसदों का होता है, न कि 543 के 2/3। ये प्रैक्टिकली यही होता है कि 543 उपस्थित होंगे, उसके 2/3 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। लेकिन अगर सदन में उपस्थित सांसदों की संख्या ही कम है तो ऑटोमेटिकली 2/3 सांसदों की संख्या भी घट जाएगी
और उस सूरत में बीजेपी के लिए बहुत आसान हो जाएगा, मोदी सरकार के लिए आसान हो जाएगा कि तो 362 की संख्या न होने के बावजूद 340 345 की संख्या होने के पर भी वो अपने बिलों को पास करा सकती है। तो एक खतरा अब पूरे देश पर मंडरा रहा है, एक तानाशाही का, जिसमें विपक्ष को तोड़ फोड़ कर उसको बहुत कमज़ोर कर देना है और फिर अपने हिसाब से संसद का इस्तेमाल करना है, मनमाने बिल लाना है, मनमाने तरीके से पारित करवाना है। ये एक खतरनाक संकट पूरे लोकतंत्र पर मंडरा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।